गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत के समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं और उनमें जो अलग अलग तट हैं उन तटों के संदर्भ में। फ्रेंड्स, भारत के तीन ओर सागर हैं, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब हुआ कि जमीन का वह हिस्सा जिसके तीन ओर सागर हों उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। फ्रेंड्स, भारत के जो राज्य हैं जो समुद्र तटों से लगे हुए हैं, यदि हम यहाँ की बात करें तो ये गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में जो हमारा जो सबसे छोटा राज्य है गोवा, इसके अलावा कर्नाटक है। यदि हम इसे बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। इस तरफ जो तट है ये केरल है। यहां की हम बात करें तो ये तमिलनाडु है, इस तरफ आंध्र प्रदेश है, यहां उड़ीसा है और ये वाला जो क्षेत्र है ये वेस्ट बंगाल का है, पश्चिमी बंगाल। तो भारत के ये राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में किन किन राज्यों के तटों को किस किस नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, 11 डिग्री चैनल क्या है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम आज इस पे क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो भारत के यहां पर गुजरात के इस क्षेत्र में जो खाड़ी है इसे हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है। यहां पर जो खाड़ी है इसे हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। यहां पर भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है इस खाड़ी को हम मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, मन्नार। भारत के इस तरफ जो धनुषकोटी है रामेश्वरम से लेकर और भारत के उत्तर में जो ये पाक जल संधि है यहां पे, तो पाक जल संधि यहां पे तो ये पाक जल संधि है। इस तरफ जो खाड़ी है इसे हम पाक खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ये पाक खाड़ी है और यहां पर जो ये आपस में लिंक हुआ है इसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं। इस तरफ जो खाड़ी है ये बंगाल की खाड़ी है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कच्छ की खाड़ी से लेकर और यहां पर दमन जो एक द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन, यहां तक के इस पूरे तट को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट गुजरात का जो तट है जो कच्छ की खाड़ी से लेकर या कच्छ के रण से लेकर और दमन द्वीप तक जो खाड़ी है जो तट है भारत का, इस तट को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। दमन द्वीप से लेकर और यहां तक गोवा तक, दमन द्वीप से लेकर और गोवा तक के इस तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट। और यदि हम बात करें गोवा से लेकर और कर्नाटक में जो मैंगलोर एक स्थान है, एक बंदरगाह भी है न्यू मैंगलोर, तो न्यू मैंगलोर तक का जो तट है इस तट को हम कन्नड़ तट, कर्नाटक तट, के नाम से जानते हैं। गोवा से लेकर और मैंगलोर तक, यहां पे जो एक शहर है, एक बंदरगाह है कर्नाटक का, तो यहां का जो तट है इसे हम
कन्नड़ तट या कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद न्यू मैंगलोर से लेकर और केप कमोरिन तक, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, इस तट को हम जो नाम दिया जाता है, इस तट को हम मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट। फ्रेंड्स, यदि हम दोबारा से बात करें, कच्छ के रण से लेकर और दमन तक का जो तट है, इस तट को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। दमन से लेकर और गोवा तक के तट को, इस तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक रेलवे भी चलती है कोंकण रेलवे के नाम से। गोवा से लेकर और मैंगलोर तक जो तट है, इस तट को हम कन्नड़ तट, कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। और मैंगलोर से लेकर और केप कमोरिन तक या कन्याकुमारी तक जो तट है भारत के दक्षिण पश्चिम में, जो मूल रूप से केरल में स्थित है, इस तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थे पश्चिमी तट के संदर्भ में। अब इस तट की जो कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, इस पे मैं बात करूंगा कि इसमें जो मूलभूत विशेषताएं क्या क्या हैं इस तट की। वो मूलभूत विशेषताएं हैं, सबसे पहले कि इस तट पर जो नदियां बहती हैं, यदि हम बात करें कि जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, जो ये नदियां हैं, ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या इसे हम कहते हैं ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख, या इसे हम कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करते हैं, या इसे हम रिया तट कहते हैं, रिया तट। फ्रेंड्स, यहां पर जो नदियां हैं जब पठारी क्षेत्र से निकलती हैं तो ये नदियां किसी डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं, सीधे सीधे जो अरब सागर है या खंबात की खाड़ी है, इसमें गिर जाती हैं। इन नदियों को कोई मैदानी क्षेत्र नहीं मिल पाता है, ये जितने वेग से आती हैं सीधे सीधे समुद्र में अपना पानी गिरा देती हैं। इस कारण जो तट बनता है या जिसे हम कहते हैं तो उसे ज्वारनद मुख तट कहते हैं या उसे रिया तट कहते हैं। फ्रेंड्स, रिया तट नदियां बनाती हैं, और रिया तट का मतलब हुआ कि जैसे यदि हम इधर की बात करें कि जैसे ये नदी है और पहले समुद्र का जो तल था, यदि हम यहां की बात करें कि समुद्र बहुत नीचे बहता था और ये नदी यहां से अपना पानी समुद्र में गिराती थी, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का जल क्या हुआ, ऊपर उठ गया। ये समुद्र है। पहले समुद्र कम गहराई पे बहता था, मतलब समुद्र तट या समुद्र तल की ऊंचाई कम थी, तो जो नदियां आती थी वो अपना जल समुद्र में गिराती थी, लेकिन धीरे 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 समुद्र का तल क्या हो गया, उठ गया। उठने का कारण क्या है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, और पिघलने से समुद्रों का तट क्या हो गया, उठ चुका है। तो अब जो ये नदी बहती है ये अपना पानी सीधे क्या करती है, समुद्र के में गिरा देती है। ऐसे तट को हम रिया तट कहते हैं, रिया तट। और यदि यही चीज यदि ग्लेशियरों से संबंधित हो और सीधे सीधे जो पहले ग्लेशियर जो हिमोड हैं, यदि वो सीधे समुद्र में जाकर यदि मिल जाएं, वो ग्लेशियर जो हिमनद है वो समुद्र में जाकर यदि सीधे मिल जाते हैं, तो इसी तट को हम फ्योर्ड तट कहते हैं, फ्योर्ड तट। इसे फ्योर्ड तट कहते हैं। ये हिमनद से संबंधित है। यहां की जो नदियां हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वारनद मुख बनाती हैं या रिया तट बनाती हैं। ये तीनों की तीनों एक ही शब्दावली है, ये एक ही अर्थ निकलता है कि ऐसी नदियां जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं, सीधे सीधे सागर में अपना पानी गिरा देती हैं, ऐसी नदियों को हम ज्वारनद मुख नदियां या रिया तट या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली जो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये है केरल तट। केरल तट में जो नदियां हैं, ये नदियां केरल तट की जो नदियां हैं यहां पर ये कुछ लेगून झीलों का निर्माण करती हैं, जिसे केरल में
कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल, कई बार ये परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कयाल क्या है। तो कयाल का मतलब हुआ कि केरल में जो झीलें हैं और जो लेगुन झीलें हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लेगुन झीलों की यदि बात करें कि जैसे इस तरफ जो जमीन है, ये जमीन है और यहां क्या है, ये महासागर है। महासागर क्या करता है, कभी कभार जब ज्वार आता है तो ज्वार के समय महासागर का पानी जमीन के कुछ इलाके तक अंदर तक आ जाता है। और जब भाटा आता है, भाटा का मतलब जब समुद्र का पानी वापस अपने तल पर लौट जाता है, तो जो पानी जमीन के अंदर आ गया था वो पानी, इधर रेत रहती है, इधर रेत है, बालू है, तो बालू के अंदर आकर जो पानी जमा हो जाता है, ऐसी झीलों को हम लेगुन झील कहते हैं। ये लेगुन झील है। लेगुन झील का मतलब हुआ कि जमीन के अंदर जब समुद्र का पानी आके वहां किसी विशाल गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है और जब ज्वार वापस लौट जाता है, जब भाटा आता है, भाटा का मतलब कि समुद्र का पानी वापस अपने तल पे पहुंच जाता है, तो जो पानी अतिरिक्त था और वो जमीन के किसी गड्ढे में आकर जमा हो जाता है, ऐसी झीलों को हम अनूप झील या लेगुन झील कहते हैं। और लेगुन झीलों को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल, वहां पर इसे कयाल कहते हैं। जैसे जो कयाल झील है वो है बेम्बुनाथ झील। बेम्बुनाथ झील केरल की जो सबसे प्रसिद्ध झील है, ये बेम्बुनाथ झील है। और जो कयाल झीलें होती हैं, ये आंतरिक जल प्रवाह का काम करती हैं। आंतरिक जल प्रवाह, या इनमें जो आंतरिक जो गतिविधि होती है, या नदियों में जो नावें चलाई जाती हैं, आंतरिक जल परिवहन का कार्य ये नदियां, ये क्षेत्र करते हैं कौन, लेगुन झीलें। और केरल में इन झीलों को हम कयाल के नाम से जानते हैं। कयाल के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कयाल क्या है, या केरल में जो लेगुन झीलें होती हैं या जो अनूप झीलें जिसे हम कहते हैं, इन झीलों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए एक ही शब्द है, कयाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ये अब हम यदि बात करें कि दक्षिण पूर्वी तट की संदर्भ में यदि बात करें, तो दक्षिण पूर्व का जो तट है, सबसे पहले यदि हम तमिलनाडु तट की यदि बात करें, तो तमिलनाडु से लेकर केप कमोरिन से लेकर और पुलिकट झील तक, जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, ये दोनों राज्यों में बटा हुआ है। तो यहां तक का जो तट है, इस तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट। और पुलिकट झील से लेकर और महानदी बेसिन तक, जो इधर हमारी जो महानदी है, इस महानदी तक जो तट है, इस तट को हम यहां पे आंध्र तट के नाम से जानते हैं। आंध्र, जो आंध्र प्रदेश है, इसे आंध्र तट के नाम से जाना जाता है। पुलिकट झील से लेकर और महानदी तक के तट को हम आंध्र तट के नाम से जानते हैं। आंध्र तट के बाद जो तट है, इस तट को हम उत्तरी सरकार तट, इसे हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। यहां से लेकर महानदी से लेकर और जो ब्राह्मणी नदी तक का जो तट है, इसे हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और उसके बाद जो तट है पश्चिमी बंगाल वाला, इस तट को हम बंग तट के नाम से जानते हैं। अंतिम जो तट इसमें है, ये है बंग तट। तो फ्रेंड्स, उत्तरी यदि हम बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तटों के संदर्भ में यदि बात करें, तो सबसे पहले जो तट है ये तमिलनाडु में, इसे हम कोरोमंडल तट। और पुलिकट झील, जो पुलिकट झील है, इसी पर ही भारत का एक महत्वपूर्ण जो इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, पुलिकट झील पर ही स्थित है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ये पुलिकट झील पर ही स्थित है। पुलिकट झील भी अपने आप में एक लेगुन झील है, एक अनूप झील है, और इस पर ही एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में है।
श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, किस झील पर स्थित है, तो उसका उत्तर है पुलिकट झील। और यदि राज्य के संदर्भ में यदि बात करें तो जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश राज्य। यहीं पर इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो स्थित है, जहां से जो इसरो है, जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ये यहां से सैटेलाइटों को छोड़ता रहता है। और जो PSLV जो प्रक्षेपण यान है वो इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से उनको लॉन्च किया जाता है। एक झील यहां पर है उड़ीसा में, जो झील है महत्वपूर्ण, वो झील है चिल्का झील। ये चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत की यदि सबसे बड़ी झील के संदर्भ में यदि बात करें तो वो चिल्का झील है। चिल्का झील एक नमकीन पानी की झील है। कई बार ये घुमा के प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। चिल्का झील भी एक लेगुन झील है और ये जो स्थित है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और एक इसके बाद एक द्वीप और आता है, जिस द्वीप को यदि हम कहते हैं तो यहां पर एक द्वीप आप देख रहे होंगे उड़ीसा तट पर, यह है व्हीलर द्वीप। ये व्हीलर द्वीप है, या इसे चांदपुर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका वर्तमान नाम है ये अब्दुल कलाम जी के नाम से है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब इसको जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के नाम से है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अब जाना जाता है व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में है। और ये जाना जाता है जो आर्मी के अंदर जो या हमारा जो एयरफोर्स है या नेवी के लिए जो मिसाइलें बनाई जाती हैं, उन मिसाइलों को यहीं से लॉन्च किया जाता है व्हीलर द्वीप से। और ये एक प्रक्षेपण रेंज है जहां पर मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ इसके इर्द गिर्द कोई भी लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये इधर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है। और जितनी रेंज तक आर्मी को चाहिए या एयरफोर्स को चाहिए, वो उतने रेंज तक उन मिसाइलों को छोड़ते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब्दुल कलाम द्वीप क्या है, और इसका जो पुराना नाम था वो व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप। और ये स्थित है किसमें, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तटों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यदि हम बात करें कि 8 डिग्री चैनल क्या है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो स्थित है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। यदि हम बात करें इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट या इसका जो दूसरा नाम है इसे हम पार्सन पॉइंट, इसे हम कहते हैं पार्सन पॉइंट, या इसे हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो स्थित है ये ग्रेट निकोबार द्वीप में। फ्रेंड्स, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय का ही एक हिस्सा है, जिसमें मैं बाद में बात करूंगा कि जब हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों पर यदि बात करेंगे कि हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और द्वीपों के संदर्भ में यदि हम जब बात करेंगे अगले आने वाली वीडियो पर, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये जो प्लेट विवर्तनिक जो घटना हुई है, प्लेट टेक्टोनिक, उनमें जो हिमालय के बाद जो हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये यहां पर मिलती है। और इसी के कारण जो अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह है ये महासागर से बाहर रह गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये ग्रेट निकोबार है। फ्रेंड्स, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार द्वीप का ही सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये किसमें है, ग्रेट निकोबार में। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है, तो ये है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार। और इसका जो अक्षांशीय मान है ये है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका जो अक्षांशीय मान है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि
जो 10 डिग्री चैनल है ये कहां स्थित है या किन द्वीपों को अलग करता है? तो फ्रेंड्स जो 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। 10 डिग्री चैनल, यदि हम 10 डिग्री चैनल की भी बात करें तो 10 डिग्री चैनल है ये किसे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है लिटिल अंडमान, लिटिल कार। फ्रेंड्स मैंने इसके लिए एक ट्रिक्स बनाई है। जो 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है किसे? लिटिल और कार। 10 डिग्री चैनल का मतलब हुआ कि जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री चैनल का मतलब हुआ, चैनल का मतलब होता है भौगोलिक भाषा में कि जैसे दो द्वीप हैं, एक द्वीप इधर है और एक द्वीप इधर है, इसके बीच में जो ये पानी की जो ये राशि है, जो ये समुद्र है, ये क्या करता है? इनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है इसे हम चैनल कहते हैं, एक गलियारा। जैसे शहर में किसी नेशनल हाईवे से कोई गली दूसरे हाईवे को जोड़ती है, उसके बीचों बीच जो रास्ता रहता है, पतला सा संकरा रास्ता जिसे हम गली कहते हैं ऐसी भाषा में, तो वही भाषा में सागरों के ऊपर उसे हम चैनल कहते हैं। जो 10 डिग्री चैनल है ये एक अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा है, और जो अलग करती है लिटिल अंडमान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको हम कहते हैं कार निकोबार। ये बहुत बार ये प्रश्न किया जाता है और बहुत बार इसमें हम कई बार इसे गलत कर देते हैं। तो लिटिल अंडमान और इसका जो पहला शब्द है इसे हम ले लेते हैं लिटिल कार, छोटी कार, या इसे हम बोलते हैं छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अक्षांश रेखा इन दोनों द्वीपों को अलग करती है। अब यदि हम बात करें, इसके अलावा यदि हम अंडमान द्वीप समूह की यदि बात करें, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है इसका नाम क्या है? तो ये उत्तरी अंडमान में जो पहाड़ी है इसे हम कहते हैं सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये सैडल पीक है, और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये 732 मीटर है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, ध्यान रखिएगा कि सैडल पीक जो स्थित है ये उत्तरी अंडमान में है, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ये 732 मीटर है, और ये अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न इसमें एक और आता है कि भारत में जो जागृत ज्वालामुखी हैं वो कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जो जागृत ज्वालामुखी है ये है बैरन द्वीप। आप यहां पे देख रहे होंगे मैप में, तो जो ये उत्तरी अंडमान के उत्तर में पूरब में जो स्थित है ये है बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है ये भारत में एक जागृत ज्वालामुखी है। जागृत ज्वालामुखी मतलब जिससे लगातार लावा निकल रहा है उसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी पहले बैरन द्वीप था, अब एक द्वीप और आ गया है इसमें, नारकोंडम द्वीप। फ्रेंड्स नारकोंडम द्वीप में 2004 से, जब 26 दिसंबर 2004 में जब बहुत जबरदस्त सुनामी आई थी, उस सुनामी के पश्चात नारकोंडम द्वीप में भी हलचल पैदा हुई है, वो भी पुनः जागृत हो चुका है, और अब इसमें लगातार क्या है, लावा और धुआं निकलता रहता है। तो भारत में जो दो महत्वपूर्ण जागृत ज्वालामुखी हैं जो सिर्फ स्थित है कहां? अंडमान द्वीप समूह में। तो उसमें एक है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। फ्रेंड्स इसमें अब अंतिम प्रश्न बन जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच जो द्वीप अलग करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो कौन सा द्वीप है? तो वो द्वीप है कोको द्वीप। जो ये कोको द्वीप है ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार, इस तरफ जो म्यांमार जो देश है, ब्रह्मा जो देश है, पहले ये कोको द्वीप भी भारत के पास ही था, लेकिन भारत ने इसको गिफ्ट कर दिया है किसे? म्यांमार को। और अब जो ये कोको द्वीप है ये म्यांमार ने गिफ्ट कर दिया है किसके लिए? चाइना के लिए। और चाइना का यहां पर एक नौसैनिक अड्डा है, और जो भारत के ऊपर हमेशा से क्या है? एक
आंख गड़ाए रहता है, या ये कहें कि भारत का बहुत बड़ा इलाका उसकी रेंज में आ जाता है, उसकी जद में आ जाता है और भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ कोको द्वीप के संदर्भ में। कोको द्वीप ब्रह्मा का है, म्यांमार का एक द्वीप है, म्यांमार का एक द्वीप है, और ये अलग करता है जो कोको जल संधि है, अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो जल संधि है उसे हम कोको जल संधि कहते हैं। एक जल संधि यहां पे और भी है, डंकन पास। ये कई बार मैं इसलिए एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डंकन पास क्या है। तो डंकन पास लिटिल अंडमान और जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पास है, इस पास को हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अरब सागर में स्थित द्वीपों के संदर्भ में, क्योंकि अरब सागर के जो द्वीप हैं, ये द्वीप भारत में प्रवाल भित्ति के द्वारा बनाए गए हैं। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव होता है, और जब ये जीव मर जाते हैं तो ये अपनी जो खोल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, उसके बाद वो द्वीप क्या होते हैं, वो जीव क्या होते हैं, उसको जोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे वो एक संरचना का, एक भूगर्भिक या एक भौतिक संरचना का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे उससे लाखों करोड़ों जो प्रवाल हैं उनके मृत्यु के बाद और लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रियाओं के बाद वो एक प्रवाल भित्ति के रूप में उभरते हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये एक प्रवाल द्वीप है, ये एक प्रवाल द्वीप है। कई बार ये भी प्रश्न किया जाता है कि भारत में प्रवाल द्वीप कौन से हैं? तो भारत में जो अंडमान निकोबार वाले जो द्वीप समूह हैं, ये प्रवाल द्वीप हैं। अब यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आता है कि 8 डिग्री चैनल क्या है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे 8 डिग्री चैनल का मतलब है कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है। तो जो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये अलग करता है भारत का एक द्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय। लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये है मिनिकॉय। फ्रेंड्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो 8 डिग्री चैनल है, जो 8 डिग्री चैनल है, आप नोट करते रहिएगा। 8 डिग्री चैनल भारत का जो दक्षिणी द्वीप है, जिसे हम कहते हैं, ये लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसे कहते हैं हम मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। और जो देश अलग करता है वो देश है, इधर ये 8 डिग्री चैनल है, और इधर जो देश है ये है, इधर जो देश है मालदीव, मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, भारत और मालदीव को अलग करने वाला जो चैनल है या जो अक्षांश रेखा है, ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब बात करते हैं 9 डिग्री अक्षांश रेखा के विषय में। जो 9 डिग्री अक्षांश रेखा है या जो 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय। जो मिनिकॉय, लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है। तो मिनिकॉय और कावारती, जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है, जो उसका प्रशासनिक नगर है कावारती, या ये कहें कि मिनिकॉय और कावारती। यदि हम बात करें, मिनिकॉय दक्षिण में है और इधर क्या है, कावारती, कावारती या कावारती भी आप इसे कह सकते हैं। तो कावारती के बीच मिनिकॉय और कावारती, या कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप, वो कावारती का नाम ना देकर के यहां पे नाम दे देगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है, या 9 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये अलग करती है किसे, मिनिकॉय और कावारती को। या कई बार वो कावारती का नाम नहीं देगा, वो नाम दे देगा सीधा लक्षद्वीप का। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है। अब बात करते हैं 11 डिग्री चैनल के विषय में। तो फ्रेंड्स, जो 11 डिग्री चैनल है, जो 11 डिग्री चैनल है, ये अलग करता है लक्षद्वीप को। ये लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट देता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप हैं, उन द्वीपों को 2 बराबर भागों में बांट देता है 11 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, कुछ जो वो प्रश्नों पर बात की जो हमेशा से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को लाता रहूंगा। और आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से हमें काफी हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं। तो फ्रेंड्स, आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।